सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में देखा जाना। आज के वीडियो में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, इसके कार्य और भेद को जानेंगे, प्रविशेषण को जानेंगे, इसकी रूप और रचना के बारे में पढ़ेंगे, इसके पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना कुछ पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के काम क्या हैं, विशेषण के कार्य क्या हैं। तो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वही विशेषण कहलाएगा। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि वह काला घोड़ा है। अब घोड़ा शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? काला शब्द। तो काला विशेषण होगा और घोड़ा विशेष होगा। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है। हम कहते हैं घोड़ा, घोड़ा कहने से जितने भी घोड़े हैं सभी का बोध होता है। पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़ों का बोध नहीं होता है। यहाँ काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा शब्द की व्याप्ति मर्यादित यानी सीमित हो गई है। अब घोड़ा शब्द जो है उसके पहले काला शब्द लग जाने से काला घोड़ा शब्द सिर्फ काले घोड़े की विशेषता, काले घोड़े को ही बताएगा, के बारे में बताएगा। यानी अब वो सीमित हो गया है। जबकि हम घोड़ा कहेंगे तो घोड़े शब्द से पूरे घोड़े जाति का बोध होगा, लेकिन काले घोड़े कहने पर या काला घोड़ा कहने पर काले घोड़े जाति का ही बोध होगा। अर्थात काला शब्द लगाने से उसकी जो व्याप्ति थी वो सीमित हो गई। अब विशेषण के भेद के बारे में देखते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, कितने भाग हैं? तो गुण संख्या परिमाण के आधार पर विशेषण के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। क्या है? तो सबसे पहले जो है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा क्या है? गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण को मौलिक और यौगिक सर्वनामिक विशेषण में विभाजित किया गया है। इसी तरह संख्यावाचक विशेषण को निश्चित, अनिश्चित और परिमाण बोधक में विभाजित किया गया है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, यानी निश्चित संख्यावाचक को इतने गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक में विभक्त किया गया है। इसी तरह गणनावाचक को पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक में विभाजित किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी इनको छोड़कर जो भी सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होंगे वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, ना कि सर्वनाम। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहां नौकर और घोड़ा, नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आ जाता है। जैसे यह घर, अब यह शब्द क्या है? इसमें कोई रूपांतरण नहीं हुआ, ये वैसे के ही वैसे लिख दिया गया है। वह शब्द भी वैसे ही लिख दिया गया है। कोई नौकर इत्यादि, ये सभी मौलिक सार्वनामिक विशेषण हैं। दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा इत्यादि। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश। तो ये जो हैं ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण हैं।
इसके बाद आता है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो, यानी आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं। जैसे देखिए, काल, काल यानी समय, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, नया, पुराना, ये सभी क्या है? समय का बोध करा रहे हैं। दूसरा क्या है? स्थान। अब उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, ये क्या कर रहे हैं? अमेरिका, भारतीय, पंजाबी, ये स्थान का बोध करा रहे हैं। गोल, चौकोर, सुडोल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, ये आकार का बोध करा रहे हैं। लाल, पीला, नीला, ये रंग का बोध करा रहे हैं। इसी तरह दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, ये क्या? दशा का, स्थिति का बोध करा रहे हैं। भला, बुरा, उचित, अनुचित, ये गुण का बोध करा रहे हैं। दृष्टव्य, गुणवाचक विशेषणों में सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है। जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी। इसके बाद अब ये जो थे, ये आपके गुणवाचक विशेषण थे। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अगर हम एग्जाम्पल की, उदाहरण की बात करें, जैसे यह एक काला घोड़ा है, यह एक काला घोड़ा, या यह काला घोड़ा है। अब ये क्या कर रहा है? उसके गुण के बारे में बता रहा है, यानी रंग के बारे में बता रहा है। रंग क्या है? गुण का ही, मैंने कहा गुणवाचक विशेषण का ही भाग है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण में गुण, दशा, स्वभाव, सभी चीज़ों का, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, इन सभी का बोध होता है। मैंने कहा दुबला आदमी। अब दुबला आदमी क्या है? दुबला शब्द विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या पता चलती है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि, इनसे संख्या का बोध हो रहा है। अर्थात यहाँ 4, 30, कुछ और सब, ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 3 मुख्य भेद हैं: निश्चित, अनिश्चित और परिमाण बोधक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक। जैसे पहले प्रकार के विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे एक लड़का, 25 रुपये। दूसरे के विशेषण में वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है। अनिश्चित में, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या अनिश्चित रहती है। जैसे कुछ लोग, सब लोग, इस तरह। तो गुणवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्नांकित प्रकार के हैं। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण को गणनावाचक, क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक में, अब देखिए गणनावाचक क्या है? जैसे 1, 2, 3, इनको गिना जा सकता है, गणनावाचक है। क्रम यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम है। आवृत्ति यानी दूना, तिगुना, चौगुना, ये क्या है? आवृत्ति है, दोहराव। तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण होंगे। उसके बाद आता है समुदायवाचक विशेषण, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का ही भाग है। जैसे दोनों, तीनों, चारों। अब प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक में जैसे प्रत्येक, हर, एक, दो, दो, सवा, सवा, ये प्रत्येक बोधक शब्द है। गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे 1, 2, 4, 100, 1000, ये पूर्णांक का बोध। अपूर्णांक बोधक, जैसे पाव, आधा, पौना, सवा। जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें जो प्रयोग होते हैं वो अपूर्णांक बोधक विशेषण होते हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं या अंकों में। बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखनी चाहिए। उसके बाद आता है परिमाण बोधक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाण बोधक भी है।
यह किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। जैसे शेर भर दूध, तौला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन। ये क्या है? ये परिमाण है। इनको गिना नहीं जा रहा है, लेकिन एक तरह का कैलकुलेशन ही है, एक तरह का गणना किया जा रहा है, उसके परिमाण के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ भी निश्चित और अनिश्चित के आधार पर परिमाण बोधक विशेषण के दो भेद हैं। निश्चित परिमाण बोधक, जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, ये क्या है? निश्चित परिमाण है। अनिश्चित परिमाण क्या होंगे? जैसे बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद। अब ये क्या है? यहाँ पर निश्चितता नहीं है, संख्या आ रही है, पता चल रहा है, तो वो निश्चितता है, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होंगे। संख्या नहीं आ रहा है, ऐसे ही बहुत, सब, थोड़ा, पूरा इत्यादि शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होंगे। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक इसी में आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज विशेषण है, और उसका भी विशेषण है बहुत, यानी बहुत तेज। तेज कैसा? बहुत तेज। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले अक्षरों में छपे शब्द प्रविशेषण हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है। काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर्विशेषण कहा है। देखिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु जो हैं, ये एक हिंदी के विशेषज्ञ हैं, एक व्याकरणाचार्य हैं, है ना। तो इन्होंने इसको अंतर्विशेषण भी कहा है। अब रूप रचना की बात करते हैं। तो विशेष और विशेषण में संबंध। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष के बाद। अतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। जो विशेष के पूर्व आएगा वह विशेष विशेषण होगा। जैसे सतीश चंचल बालक है। बालक क्या है? विशेष। चंचल क्या है? विशेषण। तो यानी विशेष से पहले चंचल शब्द प्रयोग हुआ है, अर्थात ये विशेष विशेषण है। दूसरा क्या है? सुशील कन्या। यहाँ पर कन्या क्या है? विशेष। उससे पहले क्या शब्द आया? सुशील। तो सुशील शब्द हो जाएगा विशेषण। तो यहाँ पर ये विशेष विशेषण है। इन वाक्यों में चंचल और सुशील क्रमशः बालक और कन्या के विशेषण हैं। अतः ये दोनों विशेष विशेषण हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, मेरा लड़का आलसी है। अब देखिए, कुत्ता क्या है? लड़का, ये दोनों विशेष हैं। इसके बाद काला और आलसी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें काला और आलसी दोनों विशेषण हैं जो क्रमशः कुत्ता और लड़का के बाद प्रयुक्त हुए हैं। ये दोनों विधेय विशेषण हैं। यहाँ ध्यान देने की अन्य बातें इस प्रकार हैं। क्या क्या चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं? पहला है विशेषण के लिंग वचन विशेष के लिंग वचन आदि के अनुरूप होते हैं, चाहे विशेषण विशेष से पहले आए या पीछे। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, राधा भली लड़की है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे नए पुरुष और नारियां, नई धोती और कुर्ता। विशेषणों की रचना। विशेषण के रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होते हैं। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। जैसे लाल सुंदर, चंचल गोल, भारी सुडौल इत्यादि, ये वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे देखिए, संज्ञा है धर्म, इसमें प्रत्यय लगा दिया गया एक, क्या विशेषण बना? धार्मिक। जाति में ईय लगा दिया गया, विशेषण क्या बना? जातीय। दान में ईय लगा दिया गया, क्या बना? दानी। चमक में इला लगा दिया गया, क्या बना? चमकीला। ये क्या है? विशेषण है। दो या दो
अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं, जैसे चलता फिरता, टेढ़ा मेढ़ा, ये भी विशेषण ही हैं। आकारांत विशेषण लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलकर ए या ई रूप बन जाते हैं, जैसे काला, इसका स्त्रीलिंग काली। वचन क्या है? एक वचन। बड़ा, एक वचन, इसका स्त्रीलिंग बड़ी। बहुवचन की बात करें, काला का काले हो जाएगा, स्त्रीलिंग में काली ही रहेगा। बड़ा का बड़े हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग में बहुवचन, और स्त्रीलिंग में बड़ी ही रहेगा। यानी यहाँ स्त्रीलिंग में परिवर्तन जो एक बार जो हो गया एक वचन में, वही बहुवचन में भी रहेगा, लेकिन पुल्लिंग में ऐसा नहीं है। सर्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम। जैसे वह बालक, बहुवचन क्या हो जाएगा? वे बालक। उस लड़के का, बहुवचन क्या होगा? उन लड़कों का। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है, तब उसका रूपांतर विशेषण के ढंग से नहीं, संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष के साथ लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया। उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए। ये सभी यहाँ पर संज्ञा बन जाने के कारण विशेषण पद के साथ परसर्ग लगा हुआ है। तुलनात्मक विशेषण। अब तुलनात्मक विशेषण यानी कंपेयर करना, कंपेरेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। यानी यहाँ कंपेयर की बात होगी, तुलना की बात होगी। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। हिंदी व्याकरण में इस विषय पर बहुत कम विचार हुआ है, क्योंकि हिंदी में विशेषणों की तुलना उस ढंग से नहीं होती जिस तरह से अंग्रेजी में होती है। अंग्रेजी व्याकरण में डिग्री के अंतर्गत तुलना की 3 स्थितियां हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इनके शब्द रूप इस प्रकार हैं, जैसे पॉजिटिव में गुड, तो कंपैरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट होगा। बिग, बिगर और बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट, अगली, अगलियर और अगलीस्ट। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अंग्रेजी में विशेषणों की तुलना करते समय शब्दों के रूप बदल जाते हैं। हिंदी की स्थिति अंग्रेजी से भिन्न है। हिंदी में तुलना करने पर विशेषणों के रूप ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है। अब देखिए, ईमानदार शब्द के पहले अधिक कर दिया गया, यानी ईमानदार एक श्याम क्या है? मोहन से अधिक, यानी मोहन भी ईमानदार है लेकिन श्याम उससे अधिक है। यानी क्या किया गया? कंपेयर किया गया, तुलना की गई, यानी तुलनात्मक विशेषण प्रयोग हुआ। दिलीप की पुस्तक प्रदीप से कीमती है, यानी दिलीप की भी कीमती है और प्रदीप की भी कीमती, लेकिन दिलीप की ज़्यादा कीमती है। दोनों में क्या किया गया? तुलना किया गया। इन वाक्यों में ईमानदार, कीमती, तेज, ये सभी क्या हैं? विशेषण हैं। संस्कृत में विशेषणों में तर और तम प्रत्यय लगाकर भी तुलना की जाती है। जैसे कोमल, उसका कोमलतर हो जाएगा, कोमलतम हो जाएगा। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे प्रिय, प्रिय का क्या हो जाएगा? प्रियतर, प्रियतम। यानी जब एक की बात होगी तो प्रिय होगा, 2 लोगों के बीच तुलना होगा, प्रियतर हो जाएगा। 3 लोगों की तुलना हो जाएगा, प्रियतम हो जाएगा। यानी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच ही तुलना, एक लोग का तो कोई तुलना होगा नहीं। जब 2 लोगों की बात होगी तब तुलना होगी, या 2 से अधिक लोग होंगे तब तुलना होगी। तो 2 लोगों के बीच जब तुलना होगी संस्कृत में तो तर लगाया जाता है, और 2 से अधिक जब हो जाते हैं तो तम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लघु, लघुतर और लघुतम। विशेषण के पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम की तरह लिंग, वचन, कारक और विशेष बताना चाहिए। उदाहरण, यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य कराएगा। इस वाक्य में अमूल्य और थोड़ी बहुत, ये क्या है? विशेषण है। इसका पद परिचय इस प्रकार है। अमूल्य
विशेषण गुणवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, अन्य पुरुष, संबंधवाचक। गुणों इसका क्या है, विशेष्य है। अब देखिए अमूल शब्द क्या है, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग। कौन सा वचन है, बहुवचन। कौन सा पुरुष, अन्य पुरुष। और संबंधवाचक। गुणों क्या है, इसका विशेष्य। ऐसे थोड़ी बहुत शब्द क्या है, विशेषण है। कैसा विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक। लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग लिंग। और क्रमवाचक विशेषण है।